नमस्कार। मैं डॉक्टर भवशेखर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम लोग तृतीय वर्ष कला राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ को पढ़ते हुए आगामी कड़ी में आज हम न्यास परिषद के संदर्भ में चर्चा करेंगे। गत व्याख्यान के अंदर हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की आधारभूत जानकारी, महासभा, सुरक्षा परिषद आदि के बारे में अध्ययन किया है। आज हम लोग न्यास परिषद, जिसे कि ट्रस्टीशिप काउंसिल के नाम से भी जानते हैं, के संदर्भ में चर्चा करेंगे। यहाँ यह चर्चा करना प्रासंगिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का जो 8वां अध्याय है, उसके अंतर्गत न्यास परिषद के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गई है। इस चार्टर के अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था स्थापित करेगा, जो कि विभिन्न समझौतों के द्वारा संपादित होगी। तो यहाँ स्पष्ट है कि चार्टर का अनुच्छेद 75 इस बात को कह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वो न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था की स्थापना करेगा। तो जो न्यास परिषद का जो भूमिका है वह प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो राष्ट्र संघ ने मैंडेट पद्धति जो स्थापित की थी, उससे थोड़ी मिलती जुलती है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनकी इच्छा थी कि जो औपनिवेशिक गुलामी या पराधीनता से जो लोग मुक्त हो रहे हैं, उनको आत्मनिर्णय के अधिकार जो है उसको दिया जाए। लेकिन जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, वो इस बात के इच्छुक नहीं थे और वो साम्राज्यवादी मानसिकता में आस्था रखते थे। लेकिन उपनिवेशवाद उन्मूलन के मार्ग पर जो अमेरिका है वो पीछे नहीं हटा और फाइनली जो प्रारूप है वो 14 जुलाई 1943 को प्रकाशित हो गया और न्यास पद्धति का जो सिद्धांत है वो लागू हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो न्यास परिषद है उसके उद्देश्य क्या हैं। तो यहाँ स्पष्ट है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है उसके अनुसार न्यास पद्धति के 4 उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। दूसरा है लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना तथा स्वशासन या स्वतंत्रता के क्रमिक विकास में सहायता देना। तीसरा है जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था को बढ़ावा देना और प्रत्येक जनमानस में यह भाव जगाना कि वे विश्व के जो सब लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। और जो चौथा उद्देश्य है वह है कि सामाजिक, आर्थिक और जो वाणिज्य संबंधी मामले हैं
उनके अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के सब सदस्यों के और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। तो इस प्रकार से न्यास परिषद इन प्रमुख 4 उद्देश्यों को लेकर के निहित है। जब हम न्यास पद्धति के इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ स्पष्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने राष्ट्र संघ की जो मैंडेट व्यवस्था थी उसके स्थान पर न्यास पद्धति को ग्रहण किया और उसके संचालन के लिए विभिन्न न्यास, जो एक कहेंगे न्यास समिति जो है, उसका निर्माण किया। मैंडेट व्यवस्था की भांति ही न्यास की व्यवस्था भी विभिन्न शक्तियों के समझौते का परिणाम थी। जो न्यास पद्धति है उसका जो मूल सिद्धांत है वो यह है कि कुछ पिछड़े हुए, अल्प विकसित और आदिम दशा वाले जो प्रदेश हैं, इनके जो निवासी हैं, वो इस योग्य नहीं है कि वे अपने देश का शासन स्वयं चला सकें। इन्हें दूसरे विकसित और उन्नत देशों की जो सहायता है वो उपलब्ध होनी चाहिए। और जो विकसित राष्ट्र हैं या जिन्हें सभ्य देश कह रहे हैं, उनका ये दायित्व है कि वो उनके विकास में पूरी सहायता करें जब तक कि वे शासन करने में स्वयं समर्थ नहीं हो जाते। और इनकी देखभाल जो है, इनके हितों की, उन्हें अपनी जो है न्यास या अमानत समझते हुए करना। अपने स्वार्थों के लिए इन क्षेत्रों का शोषण नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो विकसित राष्ट्र हैं उनकी सहायता के माध्यम से जो पिछड़े हुए राष्ट्र थे या अल्प विकसित राष्ट्र थे जो कि स्वयं अपना शासन करने में सक्षम नहीं थे, उन राष्ट्रों को विकास की मुख्य धारा में लाना और उनको इतना सक्षम बनाना कि वे अपनी शासन व्यवस्था का स्वयं संचालन कर सकें, यह न्यास परिषद का जो प्रमुख उद्देश्य कह सकते हैं वो यह था। जब हम न्यास पद्धति जो है उसके प्रदेश के संदर्भ में चर्चा करते हैं तो यहाँ स्पष्ट है कि न्यास पद्धति में जो अंतर्गत जो पराधीन प्रदेश हैं वे ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड और जो पश्चिमी देश हैं उनके साम्राज्यों के अंतर्गत समाहित थे। वे देश इसके अंतर्गत आते हैं। इन देशों को स्वशासन न करने वाले प्रदेश कहा जाता है। अब बात यह है कि जो न्यास प्रदेश हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है मैंडेट के अधीन प्रदेश, दूसरा है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो शत्रु राज्य हैं उनसे छीने गए प्रदेश, और तीसरा है अपनी इच्छा से महाशक्तियों द्वारा संघ को सौंपे जाने वाले प्रदेश। अभी तक किसी भी देश ने अपने वशवर्ती किसी क्षेत्र को संघ को सौंपने की उदारता प्रदर्शित नहीं की है। जो राष्ट्र संघ के मैंडेट वाले प्रदेश हैं उनमें दक्षिण अफ्रीका के जो यूनियन हैं उन्होंने दक्षिण पश्चिमी जो अफ्रीका का जो की आलोचनाओं के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास पद्धति के अंतर्गत उनको प्रदान करना स्वीकार नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि आज भी स्थितियां इस रूप में अनुकूल नहीं हो पाई हैं। जब हम न्यास परिषद के संगठन की चर्चा करते हैं तो यहाँ स्पष्ट है कि न्यास परिषद का जो संगठन है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि जिन राष्ट्रों को न्यास या ट्रस्ट का जो भार सौंपा गया है, ऐसे राज्य ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कि न्यूजीलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन हैं, ये इसके एक ग्रुप के या समूह के अंतर्गत आते हैं। दूसरा
सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य जिनके शासन में कोई न्यास क्षेत्र नहीं है, ऐसे राज्य हैं चीन, फ्रांस और सोवियत संघ, जिसे आप इसका जगह आप रूस है। तीसरा आता है दूसरे सदस्य जितने न्यासीय प्रदेशों का शासन प्रबंध चलाने वाले और ना चलाने वाले देशों के बीच समान विभाजन के लिए जो आवश्यक रूप में हों या पर्याप्त हों। ऐसे सदस्यों का निर्वाचन महासभा के द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार मोटे रूप में 3 प्रकार के जो सदस्य हैं इनको मिलकर के न्यास परिषद बनती है। जब हम न्यास परिषद के जो कार्य हैं उनकी चर्चा करते हैं तो न्यास परिषद के कार्यों को हम मोटे रूप में कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। पहले रूप में आता है कि जो न्यासी प्रदेश हैं उनकी जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी जो प्रगति है उसके बारे में सूची तैयार करना, जिसके आधार पर शासन प्रबंध चलाने वाली जो संस्थाएं हैं वो वार्षिक रिपोर्ट भेजती हैं। दूसरा है कि इन प्रशासनिक सत्ताओं से प्राप्त रिपोर्टों की जांच करना और उन पर विचार करना। तीसरा है कि इन सत्ताओं के परामर्श से जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं उन पर विचार करना और जो न्यासीय प्रदेश हैं उनका निरीक्षण हेतु उनका दौरा करना, विजिट करना। चौथा है न्यास परिषद में निर्णय जो होते हैं वो साधारण बहुमत से होते हैं, प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट होता है। अतः न्यास परिषद जो है वो स्वयं अपने कार्य संचालन के नियम बनाती है और अध्यक्षों का चुनाव जो है वो अपने हिसाब से करती है। वर्ष में साधारणतः 2 बार इसका अधिवेशन होता है, पहला जून में होता है और उसके दूसरा जो है नवंबर के उत्तरार्ध में होता है। जब हम न्यास परिषद जो है इसका मूल्यांकन करते हैं तो हमारे समक्ष ये स्पष्ट होता है कि चाहे विभिन्न राष्ट्रों ने अपने क्षेत्रों को इसके अंतर्गत लाने की इच्छा रखी या ना रखी, चाहे औपनिवेशिक मानसिकता पूर्ण रूपेण मुक्त नहीं हुई हो, लेकिन जो न्यास परिषद है वो अपने उद्देश्यों में उसको अपूर्व जो सफलता है वो मिली है। एक विद्वान हुए हैं सीटी रोमुलू, वे कहते हैं कि न्यास पद्धति की सतत प्रगति आधुनिक विश्व में राजनीतिक नैतिकता के उच्च बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। तो एक और विद्वान हुए हैं प्लेनो और रिग्स, वे कहते हैं कि अपनी सफलताओं के कारण न्यास परिषद को अपने विलोपन का सामना करना पड़ रहा है। मतलब कि आज स्थितियां ऐसी होती जा रही हैं धीरे धीरे कि न्यास परिषद की अब उपादेयता उतनी प्रतीत नहीं हो रही है, क्योंकि जो राष्ट्र हैं उनको सक्षम बनाने में इसने अभूतपूर्व अपना योगदान दिया है। तो न्यास परिषद की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अधिकांश न्यास प्रदेश 15 से 20 वर्षों की जो अवधि है उसमें ही स्वतंत्र हो गए। तो इस प्रकार यह एक बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है। नवंबर 1994 में सुरक्षा परिषद ने 11 न्यासिता क्षेत्रों में से अंतिम क्षेत्र के साथ न्यासिता संबंधी समझौते को समाप्त कर दिया, जिसके अंतर्गत अमेरिका के द्वारा जो प्रशासित था प्रशांत द्वीप, जिसे पलाऊ कहते हैं, इसका न्यासिता क्षेत्र उससे अलग हो गया और पलाऊ के स्वतंत्र होने के साथ ही न्यास परिषद का जो कार्य है वो लगभग समाप्त हो गया है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो यह अवयव है या यह जो घटक है या जो अंग है, यह अपने उद्देश्यों में अपूर्व सफलता प्राप्त
कर सका है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जिस उद्देश्य के साथ जिस इस अंग की या अवयव की स्थापना की गई, वह अपने उद्देश्य में सफलता को प्राप्त किया हुआ है। नमस्कार।